अविनाश सर, समान तौर पे तो ये कहने को इंटरिम बजट है, पर ये बजट ही है, क्योंकि हमने ट्रेंड देखा है। चाहे 2019 का बजट देखिए, उसके पहले का बजट देखिए, बहुत बड़े अनाउंसमेंट होते हैं और सीधे तौर पे कई सेक्टर्स और शेयर्स पे इसका असर देखने को मिलता है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? गुड आफ्टरनून मनीष। देखिए, पहली बात तो आपने सही कहा कि ये बजट जो है ये वोट ऑन अकाउंट का बजट होगा। तो इंटरिम बजट है, तो जो दूसरा बजट होगा जो इलेक्शंस के बाद के नतीजों के बाद आएगा, वहां पे एक्चुअल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जो इंटरिम बजट भी आएगा उसमें जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट करेगी, उसमें एक बात तो क्लियर है कि जो सेक्टर्स फोकस में रहेंगे वो ऑब्वियसली ऐसे सेक्टर्स रहेंगे जहां पे मार्केट्स बहुत क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तभी वो पूरे उन डिसीजंस को और इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो इंटरिम बजट उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को काफी अच्छे सिग्नल्स पहले से ही पता चलेंगे और मार्केट में यही सिग्नल्स आपको शेयर के प्राइसेस में खरीदने में मौके देंगे। तो मुझे लग रहा है कि इंटरिम बजट भले ही कोई डिसेसिव बजट ना हो, लेकिन ट्रेंड्स कौन से सेक्टर में इन गवर्नमेंट सीरियस है, कितना पैसा लगाएगी और कितना फोकस्ड है उस सेक्टर पे, वो हमको जानने में काफी मदद मिलेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरिम बजट आएगा मनीष, वो इन्वेस्टर्स के लिए, एनालिस्ट के लिए बहुत एक रोड मैप आगे के लिए तैयार करेगा। अब समान तौर पे हमने देखा है कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है और लगातार ये चर्चा हो रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है इस बजट में। आपकी तरफ से पहला फिक्स किया रियल एस्टेट से कोई शेयर? सेक्टर में हमको पहले बात स्टॉक बताने के पहले मैं बता दूं कि हम पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट हाउसिंग और रियल एस्टेट ऐसे सेक्टर्स है जो बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और हाउसिंग एक एक बहुत बेसिक नीड है। तो इस बजट में हमको लग रहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, मिडिल क्लास हाउसिंग है, वहां पे तो फोकस रहेगा ही। बट जो लग्जरी सेगमेंट है वहां पे जो तेजी आ गई है, उसमें भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिले। और जो कंपनी मुझे पसंद है वो अनंतराज है। देखिए, अनंतराज में मैं पहले भी आपके चैनल पे बता चुका हूँ कि ये एक यूनिक रियल एस्टेट कंपनी है जो डेटा सेंटर में और रियल एस्टेट में काम करती है। रियल एस्टेट की बात करें तो इनके पास करीबन 100 एकड़ जमीन है गुड़गांव में। गुड़गांव मार्केट पिछले 6 से 12 महीने में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। प्राइसेस भी 25-30% से बढ़े हैं। और इनका जो बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे हमने देखा है कि ये ज्यादातर विलास, बंगलोज और प्लॉट्स बेचते हैं। तो इनके लिए काफी अच्छी बात है कि सारे एवेन्यूज से रेवेन्यू आ जाता है। डेटा सेंटर की बात करें मनीष, तो ये बहुत यूनिक बिजनेस है। इनफैक्ट अभी सनराइज सेक्टर माना जाता है। करीबन 300 मेगावाट की कैपेसिटी तो अभी उन्होंने ऑलरेडी लगाई है। करीबन 24 मेगावाट मार्च से ऑपरेशनल हो चुकी है। और हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 230-235 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, जो पिछले साल 150 करोड़ था। और अगले साल दैट इज FY25 की बात करें तो 350 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है। और दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज के मुकाबले में मुझे लगता है पहले तो बिजनेस मॉडल रोबोस्ट है और ग्रोथ यहाँ से और भी अच्छा होगा। तो करीबन 375 का पहला टारगेट लेके 318-19 जो भाव चल रहा है, इसको खरीदने का मौका समझ लीजिए। तीसरा क्वार्टर काफी स्ट्रांग होगा, लेकिन आने वाला साल भी इससे काफी अच्छा होगा। तो ये डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो पिक रहेगा। तो यहाँ पे जरूर थोड़ा निवेश करने की सलाह रहेगी। तो अनंतराज इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, इसमें खरीदारी करने की सलाह। 375 रुपये का लक्ष्यों का नजरिया एक साल का रखना। और अब आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा है? नहीं मनीष, देखिए अगला शेयर जो सेक्टर से है वो रेलवे इंफ्रा थीम से है। देखिए, रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि आने वाले बजट में बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स होंगे। ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री से यहाँ एक रिपोर्ट्स आ रही है कि करीबन 2-2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे रोलिंग स्टॉक के ऊपर, रेलवे वैगन के ऊपर और प्लस रेलवे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा। हालांकि ये अगले 3-4 साल का बजट है, लेकिन हमारा मानना है कि वैगन कंपनीज में टेक्समैको रेल हमको काफी पसंद है। देखिए, इस कंपनी की ऑर्डर बुक करीबन 3000 करोड़ के ऊपर है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक QIP किया था 138 रुपए में, 750 करोड़ इन्होंने रेज किए हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि वैगन के कंपनीज में गिने चुने प्लेयर्स है, जैसे कि BML हो गया, जुपिटर वैगन हो गया, टिटागर वैगन और टेक्समैको रेल। तो सप्लाई साइड में अभी बहुत बड़ी गैप है और डिमांड काफी जोरों से बढ़ रही है। रेलवेज ने कहा है कि वो अपना फ्रेट का जो शेयर है वो रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा करने की अपेक्षा रखते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो इनपुट है वो वैगन्स का है, जो अभी भी कंट्री में सिलेक्ट कंपनीज ही बना रही है। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल की बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी तो ऑलरेडी पक्की है, और थोड़े ऑर्डर्स आने की अपेक्षा रहेगी आने वाले साल में। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर कोई खरीदता है
तो करीबन 235-240 का एक टारगेट प्राइस आपको कंफर्टेबली मिलना चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले साल में और एक 20-25 हजार वैगन्स का एक टेंडर आने वाला है। वहां पे भी टेक्समैको को शेयर बढ़ाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा, अराउंड 235-240 अगले 12 महीने का टारगेट प्राइस। टेक्समैको ने खरीदारी करने की सलाह ₹180 के लक्ष्य के साथ समान तौर पे ये देखा जाता रहा है। और सीधे तौर पे विवेक सर, आप चाहे अविनाश सर, आप लोग भी इस बात को मानेंगे कि हमने देखा था कि हमेशा रेलवे शेयरों में तेज़ी जो है दिसंबर के आसपास शुरुआत होती थी, जनवरी और फरवरी में आती थी तेज़ी, उसके बाद फिर तेज़ी खत्म हो जाती थी। चाहे उस समय टिटागढ़ वैगन देखे, कालिंदी रेल जैसे स्टॉक्स देखे। लेकिन इसी शेयर को देखिए, इस साल बीते साल हमने करीब 200% से ज़्यादा का रिटर्न देखा। तो रेलवे स्टॉक्स में तो अब पूरे साल भर तेज़ी देखने को मिलती है। ऐसा ही है ना विवेक सर? सॉरी, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ, नहीं देखिए, रेलवे, जब रेलवे बजट अलग से हुआ करता था तब काफी इनफैक्ट इन्वेस्टर्स नुकसान करते थे उसमें, क्योंकि प्री बजट रैली के लिए वो लोग लेते थे और फिर पोस्ट बजट उसमें फंसते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार का फोकस है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, बहुत ही मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फोकस है। इसके कारण आगे चल के भी ये रेलवेज और डिफेंस तो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सरकार यहाँ से भी आपको हो सकता है कि अगले बजट में वापस कई लाख करोड़ अनाउंसमेंट करे। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बेट के लिए दोनों ही अच्छे हैं। एक चीज़ और मुझे पूछना है रेलवे स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि हमने बीते साल बहुत अच्छी रैली देखी है और आपके पास तो 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है बजट को कवरेज करने का। हमने देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में एक ट्रेंड जो है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 महीने की तेज़ी, उसके बाद पूरे साल भर गिरावट देखने को मिलती थी। अब ये ट्रेंड बदल गया है। मुझे 30 सेकंड में बताइए मेरे दर्शकों कि ये ट्रेंड बदला क्यों? क्योंकि कई सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है हमसे रेलवे स्टॉक्स को लेकर। अविनाश सर? देखिए मनीष, मुझे लग रहा है कि रेलवे स्टॉक्स में तेजी इसलिए आ गई है क्योंकि अभी रेल मिनिस्ट्री जो है वो बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। देखिए, अगर हम रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो रेलवेज को बहुत ही प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। और क्लियरली जो रेलवे का एक पिक्चर था 10 साल पहले का और अभी का जो पिक्चर है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि रेल फ्रेट एक टॉप प्रायोरिटी है। कार्गो लॉजिस्टिक की बात करें, दूसरे नए कार्गो की बात करें, तो वो अपना शेयर एग्रेसिवली बढ़ाना चाहते हैं और एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए रेल इंफ्रा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का। नॉट ओनली रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, रेलवे इंटरनेट कनेक्टिविटी पे, रेलवे वैगन्स पे, रोलिंग स्टॉक पे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे लग रहा है कि जैसे विवेक जी ने कहा कि पहले तो सिर्फ प्री बजट के टाइम पे लोग रेलवे के स्टॉक्स खरीदते थे, उसके बाद पोस्ट बजट में बेचते थे। तो ये ऐसा अभी माहौल नहीं है। अभी सस्टेनेबल मॉडल है, इन कंपनीज के पास कम से कम 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक है। तो ये सब दिखलाता है कि गवर्नमेंट भी काफी सीरियस है और ऑब्वियसली इसका बेनिफिट सारे रेलवे इंफ्रा कंपनीज को मिलेगा। निश्चित रूप से, और यही एक ट्रेंड है जिस तरीके से सरकार ने रेलवे पर खर्च बढ़ाया, लगातार बढ़ा रही है, उसका ये असर हो रहा है कि रेलवे स्टॉक्स अब लगातार तेज़ी दिखा रहे हैं। केवल कुछ महीनों की तेज़ी और फिर हमेशा के लिए मंदी, कुछ महीनों के लंबी अवधि के लिए मंदी, वैसा ट्रेंड अब देखने को नहीं मिला। आखिरी शेयर आपके तरफ से अविनाश सर कौन सा होगा? ये आखिरी शेयर मेरा भी लार्ज कैप में से है और जो कंपनी मुझे पसंद है वो ऑटो का मेजर है, टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो सारे जो ग्रोथ इंजन्स है वो सारे इंजन्स पूरी तरह से काफी स्ट्रांगली पोजीशन्ड है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, पैसेंजर कार्स की बात करें, बोथ जो पेट्रोल डीजल की एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो टाटा मोटर्स डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। प्लस इंटरनेशनल बिजनेस जो उनका जेएलआर का बिजनेस है, बहुत समय के बाद अभी बहुत अच्छी तरह से तेजी में चल रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले साल 2 साल के लिए कंपनी कंफर्टेबली यहाँ से फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी और आने वाले बजट में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर या पैसेंजर कार के ऊपर ड्यूटीज में थोड़ा बहुत राहत होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफी सरप्लस लिक्विडिटी आ चुकी है। तो हो सकता है कि एक्साइज ड्यूटी जो पैसेंजर कार्स पे है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत कटौती हो सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर किसी का नजरिया 12 महीना है तो 1050 1060 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है, क्योंकि जो ग्रोथ लीवर्स है वो अभी काफी वेल पोजीशन्ड है। और टाटा मोटर्स में मुझे लगता है अगर दूसरे ऑटो कंपनीज के कंपैरिजन में अगर देखें तो वैल्यूएशन रिलेटिव पॉइंट ऑफ टर्म्स में भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो टाटा मोटर्स जरूर इस लेवल पे या थोड़ा सा अगर मार्केट करेक्ट भी होता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए।
टाटा मोटर्स आखिरी शेयर होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह अविनाश दे रहे हैं। उनको लगता है 1050 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। तमाम बजट ट्रिगर के आधार पर इन तमाम शेयरों पर चर्चा हुई है।